चलिए अपने कंटिन्यू कर रहे हैं कैपिटल बजटिंग। कल लास्ट में वो सेंसिटिविटी एनालिसिस देखा था, उसके बेसिस पे कुछ सम्स अगर अवेलेबल हो तो वो देख लेते हैं। डिसीजन ट्री और सेंसिटिविटी एनालिसिस, दो पॉइंट्स थे। डिसीजन ट्री का भी एक क्वेश्चन है क्रैकर में, प्रॉब्लम नंबर 23, रिस्क एनालिसिस करके जो टाइटल है ना, पेज नंबर 13.38। ठीक है। अ फर्म हैज एन इन्वेस्टमेंट प्रपोजल रिक्वायरिंग एन आउटले ऑफ ₹40,000, ये क्वेश्चन दे रखा है। और सिमिलर पैटर्न है, फर्स्ट ईयर में आपका CFAT या तो 25,000 हो सकता है या 30,000, दोनों की अपनी अपनी प्रोबेबिलिटी है। और उसके बेसिस पे सेकेंड ईयर में क्या कैश फ्लोज हो सकते हैं उसकी पॉसिबिलिटीज भी दे रखी है। अब डिस्काउंटिंग रेट 10% है। आपको डिसीजन ट्री पहले तो प्रेजेंट करना पड़ेगा, एनपीवी निकालना पड़ेगा अंडर द वर्स्ट आउटकम एंड एनपीवी अंडर द बेस्ट आउटकम। कल जो हमने सम किया था ना डिसीजन ट्री वाला, उसमें वो 9 अलग अलग ऑप्शंस थे, उसमें से वर्स्ट आउटकम और बेस्ट आउटकम कौन सा था पता चलेगा? देख लो, जिसमें एनपीवी सबसे कम होगा वो वर्स्ट आउटकम जो 50,000 वाला था, और एनपीवी सबसे ज्यादा होगा 60,000 वाला वो बेस्ट आउटकम। ठीक है, तो वो उसका आंसर है। और बाकी प्रॉफिटेबिलिटी जो आपको कैलकुलेट करनी है वही एवरेज एक्सपेक्टेड एनपीवी करके हम निकालेंगे वैसे ही। तो सिमिलर क्वेश्चन है, आप स्टार्ट करो, प्रैक्टिस हो जाएगी, देख लो। तो पहले क्या यही सम टारगेट करते हैं, डिसीजन ट्री और सेंसिटिविटी एनालिसिस।
3 1 2 4 चले सही है। बहुत पुराना क्वेश्चन है ना, 2006 तब ऐसे होता था। तो भी परसेंटेज मतलब लोग पास नहीं होते थे, सोचो। ऐसे 20 मार्क में 2 3 सम पूछ लिए तो हो गया, पेपर खत्म। बोलो, कंप्लीट हुआ तो आगे बढ़े। कुछ नहीं समझ आ रहा हो किसी को, पूछना हो। एग्जैक्टली सेम समय जैसा अपन ने कल किया था, पता चला। ये तो वेटेज कुछ ज्यादा ही है, क्योंकि पहले के टाइम पे इतने मार्क्स अलॉट होते थे। अभी तो 8 या 10 मार्क्स तक मैक्सिमम जाता है, तो उससे ज्यादा वेटेज नहीं होगा। 8 मार्क्स जितना हो सकता है। जॉइंट प्रोबेबिलिटी वो मल्टीप्लाई करके जो अपन ने नहीं किया था, 0.3 इंटू 0.2, तुमने बोला था 6% हो जाएगा, दैट इज जॉइंट प्रोबेबिलिटी। तो फर्स्ट ईयर की प्रोबेबिलिटी जैसे 0.4 है 25,000 की फर्स्ट पाथ पे,
और सेकेंड ईयर में 12,000 आएगा, उसकी 0.2 है, तो 0.4 इंटू 0.2 0.08 और 8% प्रोबेबिलिटी होगी, दैट इज ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी। वैसे आपको सारे पाथ पे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, वैसा उससे आ जाएगी। ठीक है, बाकी और कुछ डाउट? क्लियर है? चलो, तो ये डिसीजन ट्री का आपका सम प्रैक्टिस भी हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एक सम देखते हैं सेंसिटिविटी एनालिसिस पे। देखो प्रोबेबिलिटी वाले और भी सम्स हैं जिसमें प्रोबेबिलिटी का यूज करना है, तो आप ट्राई कर सकते हो। सम नंबर 25, उसमें प्रोबेबिलिटी का यूज हो रहा है। अरे फिर उसमें फिर आगे एक स्टैंडर्ड डेविएशन वो सब है इसमें। नहीं 25 बताना पड़ेगा, रहने दो, क्योंकि उसमें वो टॉपिक नया है। 25 नहीं होगा अभी, छोड़ दो उसको। ये क्वेश्चन नंबर 31 देखो, अभी डेटा रीड करो एक बार फिर स्टार्ट करते हैं। वो सेंसिटिविटी वाला है, तो क्वेश्चन रीड कर लो फिर कराता हूँ। हाँ बोलो, क्वेश्चन पढ़ा आपने? ये पूरा टॉपिक सेंसिटिविटी एनालिसिस पे है। इसमें आगे बढ़ने से पहले फर्स्ट काम तो आपको ये करना है कि एनपीवी निकालना पड़ेगा, तो वो तो आप कैलकुलेट कर ही सकते हो। तो एनपीवी निकालो, उसके बाद आगे जो भी है मैं बता देता हूँ। बोलो एनपीवी आया? कितना आ रहा है? ठीक है, अब देखो आगे जो बात हो रही है सेंसिटिविटी की। क्वेश्चन जिस तरीके से पूछा है, जून 19 का क्वेश्चन है, 8 मार्क्स का सम है, बट थोड़ा जो इनका जो सॉल्यूशन करने का तरीका है ना, अपने वैसे नहीं करेंगे, वो कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाएगा। बिकॉज जैसे इन्होंने सेंसिटिविटी के लिए जो फैक्टर्स दे रखे हैं, वेरिएबल्स है, इनिशियल आउटले, सेल्स वॉल्यूम, सेलिंग प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट, डिस्काउंट रेट, इन सब के साथ आपको सेंसिटिविटी बतानी है एनपीवी की। अब इसमें ना बेस्ट ये होता है कि कोई परसेंटेज दे देते, 5% प्लस किया, 10% माइनस किया, वट एवर इट इज, तो आप थोड़ा कंपेरिजन कर पाते। यहाँ पे उन्होंने ऐसा किया नहीं। अब अगर आप इसके बिना करने जाओगे तो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाएगा, फिर कौन से पॉइंट तक लेके जाओगे, कैसे कंपैरिजन होगा। तो इन्होंने फर्स्ट वाला जो सॉल्व किया ना, उसमें 0 एनपीवी से कंपेयर कर दिया एंड ऑल दैट, तो वो थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा। ऐसा करना नेसेसरी नहीं है, इनके सॉल्यूशन के हिसाब से नहीं जाए तो बेटर है। वो एक्स मान के अननोन वेरिएबल लेके नहीं करना है, वो वैसे ही कॉम्प्लिकेटेड लगता है। अपने कोई परसेंटेज अज्यूम कर सकते हैं, हम ये मान के चल सकते हैं। जैसा पहला फैक्टर बोला है ना, इनिशियल आउटले, तो बोला इनिशियल आउटले की तरफ आपका प्रोजेक्ट कितना सेंसिटिव है, तो इनिशियल आउटले में कुछ परसेंटेज का चेंज करके हम नया एनपीवी निकाल के देख सकते हैं। अब वो कितना परसेंटेज लेना है वो आपका कॉल है, 5%, 10%, कुछ नहीं समझ आया स्टैंडर्ड 10% तो ले सकते हैं। अब इनिशियल आउटले कॉस्ट है, खर्चा है,
खर्चा बढ़ा के देख लेते हैं। ये आपका अजम्पशन ही है, बिकॉज ये आइदर साइड जा सकता है, परसेंटेज कुछ भी हो सकता है, बट बिकॉज यहाँ उन्होंने कोई परसेंटेज प्रिस्क्राइब नहीं किया है, हम अजम्पशन लेके कर रहे हैं। और नोट लिख के आप ये करोगे तो कोई रॉन्ग नहीं मिलेगा, बिकॉज एनालिसिस तो हो ही जाएगा। उन्होंने कोई परसेंटेज बोला होता तो हम यूज कर लेते हैं, नहीं बोला है तो हम खुद अज्यूम कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे ये मान लो कि सपोज हम इनिशियल आउटले को 10% बढ़ा के देखते हैं, खर्चा है तो इंक्रीज करके देखते हैं एनपीवी पे कितना नेगेटिव इंपैक्ट आता है। तो उस पॉइंट पे नया एनपीवी क्या होगा ये आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ये पॉइंट उसमें आप सॉल्व करके देखो। इनिशियल आउटले बढ़ा देते हैं बाय 10%। अभी एग्जैक्टली इनिशियल आउटले है कितना 28,000, तो उसमें 2800 बढ़ जाएगा, 10% बढ़ जाएगा। तो एनपीवी पे कितना असर पड़ेगा वो आपको पता करना है, नया एनपीवी कितना आएगा वो निकालना है। देखो इनिशियल कैश आउटफ्लो जो है ना वो एग्जिस्टिंगली 28,000 है। हम अज्यूम कर रहे हैं कि अगर ये 10% बढ़ जाए तो एनपीवी पे क्या असर पड़ेगा। अभी आपका एग्जिस्टिंग एनपीवी आपने बोला 3240, अगर आप इसको 10% से बढ़ाते हो तो कहीं ना कहीं कॉस्ट में 2800 का इंक्रीमेंट होगा। सीधा सीधा इसमें से 2800 माइनस ही होने वाला है, बाकी कोई डेटा में तो फर्क पड़ेगा ही नहीं। तो जो आपने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो निकाला होगा ना वो तो अनटच्ड रहेगा, बिकॉज लास्ट में ही तो माइनस होता है इनिशियल कैश आउटफ्लो। तो अल्टीमेटली आपका नया एनपीवी इसका डिफरेंस आ जाएगा। आप भले पूरा गिन लो, आंसर ये आने वाला है, वो समझने की बात है। जितने कम स्टेप्स में आप काम कर सकते हो उतना अच्छा है। दिस इज न्यू एनपीवी। अब चेंज इन एनपीवी पता करना है, तो 3200 से ये आ गया 440 पे, तो इतने रुपए का चेंज है ना। तो अगर आपको चेंज गिनना है परसेंटेज में कितना होगा, सीधा निकाल लेते हैं परसेंटेज चेंज। तो 2800 रुपए का चेंज आया 3240 रुपीज पे इंटू 100, परसेंटेज में देख लो कितना होगा। कितना चेंज आया, सेंसिटिविटी कैसी है, हाई है लो है, हाई। 10% कॉस्ट बढ़ाने से अगर 86% एनपीवी डाउन हो सकता है, तो दैट मीन्स दिस एनपीवी इज हाईली सेंसिटिव टुवर्ड्स इनिशियल कॉस्ट। ये तो एनालिसिस तो आपको पता चल ही रहा है। ऐसे ही करके बाकी सब में भी ढूंढना पड़ेगा। और सेकंड या लास्ट क्वेश्चन में पूछा है, नेम द वेरिएबल टू विच द प्रोजेक्ट इज मोस्ट सेंसिटिव एंड द लीस्ट सेंसिटिव, ठीक है। तो जैसे ये 86.41 आपका एक आंसर आया, ऐसे ही बाकी के फैक्टर से भी आप कंपेयर करोगे तो सबसे ज्यादा सेंसिटिव किसकी तरफ है वो आपको फिर लास्ट में बताना होगा। वैसे तो सारे फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे तभी मालूम पड़ेगा। अब नेक्स्ट जो आपका वेरिएबल है दैट इज सेल्स वॉल्यूम। सेल्स वॉल्यूम में भी वही कर सकते हैं कि भाई या तो कुछ परसेंटेज कम कर देते हैं या कुछ परसेंटेज बढ़ा देते हैं। अगर आप सेल्स वॉल्यूम बढ़ाओगे तो आपका एनपीवी बढ़ सकता है, सेल बढ़ेगा तो शायद प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, सेल्स घटाओगे तो प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी। तो इट कैन गो आइदर वेज। अब इसमें से कौन सा वाला लेना ज्यादा सूटेबल रहेगा वो थोड़ा समझ लेते हैं। अगर हम डाउन साइड ही देख रहे हैं तो फिर हमें सेल वॉल्यूम घटा के देखना चाहिए। जैसे इनिशियल कॉस्ट हमने बढ़ाया, तो इनिशियल कॉस्ट क्यों बढ़ाया, ताकि एनपीवी कम हो। तो वैसे ही अगर सेल्स वॉल्यूम घटाएंगे तो एनपीवी कम होने का चांस ज्यादा रहेगा। नेगेटिव इंपैक्ट ही तो दिखा जाता है, पॉजिटिव इंपैक्ट का सेंसिटिविटी से क्या लेना देना। लेकिन हम क्या देखते हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम आया तो कितना इंपैक्ट हुआ, वही चीज होती है। तो अगर आप सेल्स वॉल्यूम वाला पॉइंट कैलकुलेट करना चाह रहे हो तो उसमें भी आप वही करो, 10% सेल कम कर दो, क्योंकि इसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा एनपीवी पे। तो मालूम पड़ेगा एनपीवी इसकी तरफ कितना सेंसिटिव है। थोड़ा सा सेल वॉल्यूम गिरा तो एनपीवी पे कितना असर पड़ा, तो हम नेगेटिव साइड वाला पार्ट कैलकुलेट करेंगे। लॉजिकली वो बेटर रहेगा। अब जो आपने सम सॉल्व किया, ऊपर जो डेटा था उसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर सेल 10% गिरती है तो नया एनपीवी कितना होगा। तो हम डेटा को चेंज करेंगे और कुछ नहीं। ओरिजिनल क्वेश्चन में आपको सेल्स दे रखे हैं कुछ 2,60,000 यूनिट्स, यही बोले सेलिंग प्राइस 100 रुपीज। अब अगर हम अज्यूम कर रहे हैं कि सेल का वॉल्यूम 10% कम हो जाता है तो सेल का नंबर चेंज हो जाएगा ना। फिर 2,60,000 जो है उसमें से आप 10% माइनस करो, कितना बचेगा। तो ये है आपका नया सेल्स। अब इसको यूज करके आपको एनपीवी निकालना है, कितना आएगा कैलकुलेट करके देख लो। नया एनपीवी गिनो, सेम सम वापस सॉल्व करना है। सेल 260 के बदले 234 लेना है। बाकी सारा डेटा वही रहेगा जो ओरिजिनल क्वेश्चन में है, इसका कोई इंपैक्ट नहीं आएगा यहाँ पे। करो कंप्लीट करो फटाफट, नया एनपीवी बताओ। गिनना आपको ही पड़ेगा, बार बार एनपीवी तो मैं कैलकुलेट नहीं करूंगा, आप कैलकुलेट करके बताओ।
सॉल्व हो जाए तो बताओ। हम इसको नोट भी कर लेते हैं कौन से फैक्टर पे कितनी सेंसिटिविटी आ रही है, एक स्लाइड उसकी बना लेते हैं। बोलो कुछ आ रहा है नया एनपीवी? एनपीवी इतना सारा है? नहीं हो रहा? अच्छा वो रुपीज इन थाउजेंड्स है ना, और सब जीरोस बराबर लगाया आपने। ये जो 8,000 26,000 दे रखा है सब रुपीज इन थाउजेंड्स है, उस वजह से शायद जीरोस का फर्क पड़ा होगा ना। ये सब कुछ रुपीज इन थाउजेंड्स है। आना चाहिए भाई, एग्जाम में भी सारा दिमाग मैं चलाऊंगा कैसे चलेगा? इतने सम्स के बाद तो कुछ आना चाहिए। सेल ही यहाँ से डायरेक्टली 10% माइनस कर देते हैं। कितना अमाउंट आ रहा था? 234 था ना? ये आपका सेल का नया नंबर हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने थाउजेंड्स में दिया है तो पीछे के 3 जीरो हटा देता हूँ तो 23,400 दिखेगा। ये न्यू सेल्स हो गया ना आफ्टर रिडक्शन। अब सेल गिरेगा तो वेरिएबल कॉस्ट पे फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? बोलो। सेल कम होगा तो वेरिएबल कॉस्ट पे फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, या सेम ही रहेगा? बोलो हाँ ना, कुछ तो बोलो, पढ़ना चाहिए ना। तो जो ये 8,000 दिया हुआ है वो 8,000 में भी तो रिडक्शन आएगा, आना ही चाहिए, क्योंकि वो तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है ना। एंड वेरिएबल कॉस्ट डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्शन। जितना प्रोडक्शन ज्यादा होगा वेरिएबल खर्चा बढ़ेगा, जितना प्रोडक्शन कम होगा वेरिएबल खर्चा कम होगा। तो ये 8,000 में भी तो 10% का फर्क पड़ेगा, समझ आ रहा है? तो नंबर्स पूरे चेंज हो जाएंगे ना। तो सम बड़ा है लेकिन ठीक है ना, सॉल्व करने में तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। एग्जाम में नो डाउट इतना बड़ा वो लोग डेटा नहीं देंगे, कुछ पॉइंट्स कम कर देंगे, लेकिन इंडिविजुअली पॉइंट तो आ ही सकते हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम है? तो आपके जो नंबर्स है वो चेंज हो जाएंगे। इन्होंने कैसे दिया हुआ है? अच्छा नेट वो कैश इनफ्लो मतलब सेल्स वाला पार्ट है ना। सही है, तो ये नंबर्स पूरे चेंज हो जाएंगे। ये जो दे रखा है ना इन्होंने जैसे प्रेजेंट किया, मेरे को समझाने के लिए वैसे ही कर रहा हूँ। इनिशियल आउटफ्लो तो 28,000 ही रहेगा। ईयर 1 में जो ये आपका 26,000 इनफ्लो है वो 26,000 कितना हो गया? 23,400 हो गया, समझ आ रहा है? सेकेंड ईयर में भी वही है कैश इनफ्लो। और जो वेरिएबल कॉस्ट है 8,000, फिर वो भी तो 10% कम हो जाएगा, सेल ही कम हो गया तो वेरिएबल खर्चा भी तो कम हो गया। तो ये कितना हो जाएगा? 7,200 हो जाएगा। बात समझ आई? ठीक है, डिफरेंस जो बचेगा वो कितना है?
पता चला। अब ये डेटा आ चुका है तो एनपीवी मिलेगा या नहीं मिलेगा? अब तो मिल जाएगा, बट डिस्काउंटिंग कर लो इसको दोनों साल से। 123 ओके, एनपीवी हो गया ना 123। अच्छा इतना कम हो गया, पहले तो 3240 था ना ओरिजिनल। आप कैलकुलेशन कर सकते हैं कि चेंज कितना आया। पुराना एनपीवी कितना था 3240, नया एनपीवी कितना हो गया 123। ये आ रहा है। क्या है 115, चेक कर लो फिर डिस्काउंटिंग में गड़बड़ होगी। 116 ले लो चलो, ठीक है। तो 3240 का 116 हो गया, तो कितना चेंज आया पता चलेगा। इसका डिफरेंस जो होगा वो चेंज होगा, निकालो। ये है चेंज, डिवाइड बाई 3240 इंटू 100, कितना हो गया परसेंटेज में गिना? 96.42%। ठीक है, तो सेंसिटिविटी ज्यादा है ना, उसमें 86 था या 96 है। बात समझ आ रही? ऐसे सारे फैक्टर गिनेंगे ना, फिर कंपैरिजन करेंगे तो मालूम पड़ेगा सबसे ज्यादा सेंसिटिव किसकी तरफ है। अभी तो इन दोनों में से इसकी तरफ ज्यादा सेंसिटिव है, लेकिन और भी 3 फैक्टर्स हैं, सेलिंग प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट, डिस्काउंट रेट, वो भी तो देखना पड़ेगा। तो थर्ड जो पैरामीटर है ना वो है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस में नेगेटिव इम्पैक्ट कब पड़ेगा? जब सेलिंग प्राइस कम हो जाए। तो उसमें भी सेम करते हैं अपन, सेलिंग प्राइस को ना 10% से गिरा देते हैं, तो एनपीवी पे कितना इम्पैक्ट पड़ेगा वो गिनना है। अब जो आपका सेलिंग प्राइस है एग्जिस्टिंग वो है 100 रुपये, अगर आप 10% माइनस करोगे तो हो जाएगा 90 रुपये। समझ आ रहा है? अब पूरा सम कैलकुलेट वैसे ही होगा, सेल्स वॉल्यूम जो था ना वो भी वही 2,60,000 यूनिट्स ही रहेगा, लेकिन सेल प्राइस चेंज हो जाएगा। तो अगेन कहीं ना कहीं कैश इनफ्लोज पे फर्क पड़ेगा, ठीक है। अब वो जो कैलकुलेशन अभी नहीं किया था ईयर 0, 1, 2, 1, वापस लिख लेते हैं। 28,000 रुपये आउटफ्लो था, यहाँ पे इनफ्लो कितना, यहाँ पे इनफ्लो कितना पता चलेगा। 2,60,000 यूनिट्स पे 90 रुपीज, कितना हो गया? वही आएगा 23,400 ही आएगा मेरे हिसाब से, अगर जीरो हटा लोगे वही हो गया। बात समझ आ रही है? लेकिन वेरिएबल कॉस्ट कितना? ओरिजिनल तो 8,000 है, 8,000 ही रहेगा, चेंज होगा? चेंज होगा, प्रोडक्शन तो उतना ही है तो चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ 8,000 ही रहेगा। तो सोचोगे तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अब कितना समझ आए? अब मिलेगा नया एनपीवी, देखो नया एनपीवी निकालो, जितना चाहो आप सोच सकते हो, ऐसा कुछ प्रॉब्लम आता है नहीं। थोड़ा एफर्ट करना पड़ता है, बाकी दिमाग तो चलेगा। ये निकालो, नेगेटिव। हाँ तो कोई बात नहीं, अपने परसेंटेज चेंज तो फिर भी निकाल सकते हैं। ओरिजिनल एनपीवी था 3240, नया एनपीवी हो गया 1273 नेगेटिव। तो डिफरेंस तो पता चलेगा ना कितना हो रहा है, उल्टा प्लस हो जाएगा। यही होगा डिफरेंस। हाँ, बेस क्या था 3240, परसेंटेज में कन्वर्ट करो। हाँ हाँ सही है, 139 आ रहा है तो सही होगा, तो 100 से ऊपर ही जाएगा, वो तो आएगा ही। चलेगा 139 आ रहा है, आएगा ही ना, देखो ना चेंज तो ज्यादा हो गया ना। और ज्यादा सेंसिटिव, 100% से भी ज्यादा सेंसिटिव। समझ आ रहा है? हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। फोर्थ फैक्टर में क्या बोला? वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट है ना, तो 10% से बढ़ाते हैं, कम नहीं करते। नेगेटिव साइड जा रहे हैं
खर्चा बढ़ाऊंगा, कमाई कम करूंगा, तभी तो एनपीवी की कितनी बुरी हालत होगी समझ आएगा ना उस कंडीशन में। वैसा है, तो कॉस्ट को बढ़ाना है। यहाँ पे भी मैंने गलत लिखा ना, अपन ने खर्चा बढ़ाया था, ये मैंने कॉस्ट अपन ने बढ़ाया था। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट जो है हम बढ़ा के देखते हैं। देखो वही सम बार बार कर रहे हैं आप, नंबर चेंज हो रहे हैं। अब देखो वेरिएबल कॉस्ट जो है टोटल पे देखे तो 8000 थी, अब वो 10% से बढ़ गई तो 8800 हो गई। वैसे ही होगा। तो बाकी के कैश फ्लोज में क्या फर्क पड़ेगा वो देखना है। यहाँ 28,000 रुपये आउटफ्लो तो रहने ही वाला है, यहाँ आपका 26,000, क्योंकि अब तो सेल तो वही रहेगा ना, 2,60,000 यूनिट 100 रुपए पे, तो 26,000 का इनफ्लो तो है ही, आउटफ्लो बढ़ जाएगा ना 8800। डिफरेंस देख लो 17,200। नया एनपीवी निकाल लोगे इसमें से, देख 1851 पॉजिटिव आ रहा है। तो चेंज पता चलेगा। ओरिजिनल एनपीवी था 3240, नया हो गया 1851। डिफरेंस कितना? 1388। परसेंटेज में निकालो चेंज। 42.87%। ठीक है, समझ आया। और लास्ट फैक्टर बचा है डिस्काउंटिंग रेट। डिस्काउंटिंग रेट 10% है ना। अब डिस्काउंटिंग रेट बढ़ाऊंगा तो एनपीवी कम होगा, या डिस्काउंटिंग रेट कम करूंगा तो एनपीवी कम होगा? क्या करूं? डिस्काउंटिंग रेट बढ़ाऊं, बढ़ाएंगे तो कम होगा, कॉस्ट बढ़ेगा तो खर्चा, तो एनपीवी कम हो जाएगा। तो डिस्काउंटिंग रेट को भी हम 10% से बढ़ा देते हैं। इसका मतलब जो डिस्काउंटिंग रेट 10 है अभी, वो हो जाएगा 11, उसमें 10% का वेरिएशन, तो कितना हो जाएगा 11%। बाकी का सारा डेटा तो सेम रहेगा ना। तो देखो सम तो वही रहने वाला है 0 1 2, पूरा क्वेश्चन सेम। ये 28,000, ये 26,000, ये 26,000, ये 8,000, ये सब सेम रहेगा, कोई फर्क नहीं। ये डिफरेंस कितना हो रहा है? 18,000। पर जब डिस्काउंटिंग करेंगे ना, तो डिस्काउंटिंग रेट यूज करेंगे 11%। निकालो एनपीवी कितना आ रहा है? एनपीवी है 2825। 2825। ओरिजिनल वाला था 3240, तो 415 का डिफरेंस। 415 का चेंज, 12.80% चेंज। 12.80। तो इतना डाउनफॉल आया। आगे स्लाइड लीजिए। लो ये पूरा कैलकुलेशन आपके सामने है। तो हमने क्या किया, एक तरफ ना एक परसेंटेज पकड़ लिया 10%, जहाँ खर्चा था बढ़ाया, जहाँ कमाई थी घटाई, एनपीवी पे नेगेटिव इम्पैक्ट क्या हुआ वो देखा। अब इसमें से आप एनालिसिस कर सकते हो जो उन्होंने मांगा। एनपीवी इज हाईली सेंसिटिव या मोस्ट सेंसिटिव टुवर्ड्स दिस, ठीक है, मोस्ट सेंसिटिव, क्योंकि 10% चेंज में या 140% चेंज आ गया, और लीस्ट सेंसिटिव टुवर्ड्स दिस। बात समझ आई? तो ये आपका सम यहाँ पे कंप्लीट। तो एक फ्लो पता चल गया। फिर देखो बाकी पीछे वाले 3-4 में इतना टाइम नहीं लगा। पहले 1-2 में थोड़ा समझ नहीं आ रहा था कहाँ जा रहा है, लेकिन ये वाले फिर काफी इजीली हो गए। तो सम उतना भी बड़ा नहीं जितना दिख रहा है, और पांचों पॉइंट्स में उतनी मेहनत नहीं पड़ी। पहले पॉइंट में पड़ी, बाकी 4 में मेहनत कम हो गई वैसा, क्योंकि समझ में आ गया कहाँ जा रहा है। फिर 1-2 नंबर चेंज हो रहे हैं, फटाफट एनपीवी आ रहा है। तो सम उतना बुरा नहीं है और ज्यादा पुराना भी नहीं है। 2019 का क्वेश्चन है, ये 2006 या 5 का नहीं है कि 20 साल पुराना क्वेश्चन हो, 5 साल पुराना क्वेश्चन है। तो इस लेवल का सम एग्जाम में आ सकता है डेफिनेटली। इन्होंने जो सॉल्यूशन किया ना, इन्होंने ये परसेंटेज नहीं पकड़ा। ये लोग ना एनपीवी 0 पॉइंट पे लेके जा रहे हैं। उन्होंने वो रेफरेंस पॉइंट ले लिया कि हम ये देखेंगे कि एनपीवी 0 पे जाने में कितना परसेंटेज चेंज आता है। बट उसमें फिर आपको ना जो वैल्यूज है उसको अननोन वेरिएबल लेना पड़ेगा, वो कॉम्प्लिकेटेड लगता है। 10% वाला तो फिर भी कुछ नंबर है ना, समझ में आता है, काम हो रहा है अपना। 10% वेरिएशन फिक्स कर दिया एनपीवी। अब यहाँ पे देखो, कहीं आप 10 लेते हैं, कहीं 5 लेते हैं, कहीं 20 लेते हैं, तो फिर
फिर कैसे सेम पैरामीटर पे कंपैरिजन कैसे होता है, इसलिए मैंने सब में 10 लिया। अच्छा फिर ये भी नहीं किसी में कुछ भी बढ़ा दिया कुछ भी कम कर दिया, एक साइड जाओ ना। अगर आप खर्चा बढ़ा रहे हो तो हर बार खर्चा ही बढ़ाओ, ताकि एनपीवी पे नेगेटिव इम्पैक्ट कितना है वो समझ में आए। तो जहां जहां कॉस्ट की बात हो रही थी, ये कॉस्ट है, ये भी कॉस्ट है, ये भी कॉस्ट है, देखो मैंने क्या किया उसमें, कॉस्ट बढ़ाई। और जहां जहां कमाई की बात हो रही थी तो कमाई को घटाया। कॉमन सेंस वाली चीज है, बात समझ आ रही? तो अच्छा सम है। अब ऐसे सम करोगे तो आप कुछ सोच पाओगे एग्जाम में। तो दिस इज प्रॉब्लम नंबर 31। ये तो मैं भी नोट कर लेता हूँ, नेक्स्ट टाइम भी ध्यान रहेगा, क्योंकि इनका सॉल्यूशन अपने से मैच करेगा नहीं। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन भाई 31। और देखें, अब देखो ये डिसीजन मेकिंग वाला तो कवर अप हो गया दोनों। एक इसका जो मॉड्यूल में सम था ना कल, जो मैंने आपको बोला था दूसरा टाइप है, वो आप समझ लेते हैं तो टॉपिक पैकअप हो जाएगा आपका, सेंसिटिविटी वाला। इलस्ट्रेशन 14 था आई थिंक। पेज नंबर 521, इलस्ट्रेशन 14, सेंसिटिविटी टेक्निक वाला जो टॉपिक है ना। ठीक है, चलो देख लो क्वेश्चन, देख लो। थोड़ा डिफरेंट है इससे, इसके जैसा नहीं है, लेकिन वो भी एक अपने आप में अप्रोच है, समझ आ जाएगी। सम तो उल्टा इजी है, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सोचना कैसे है वो देखना है खाली। यहाँ पे बोला हुआ है प्रोजेक्ट ए और प्रोजेक्ट बी दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स हैं, और मिस्टर एबीसी जो पर्सन है जो यहाँ पे डिसीजन ले रहा है वो एक रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर है। वैसे लिखा रिस्की इन्वेस्टर, तो रिस्की इन्वेस्टर नहीं है, बोलने का मतलब रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर है। वो खुद रिस्की नहीं है, वो रिस्की प्रोजेक्ट इन्वेस्ट करने में मानता है वैसा, तो रिस्क लेने में वो आगे है कि भाई होगा रिस्क तो ले लेंगे, कोई इशू नहीं है, वैसा खुद रिस्की नहीं है। अब बोला है कि यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइस हिम अबाउट द एक्सेप्टेबिलिटी। अब दोनों की इनिशियल कॉस्ट 50,000 है, दोनों का 5 साल का फोरकास्ट दे रखा है, और उसमें 3 ऑप्शंस है, ऑप्टिमिस्टिक, मोस्ट लाइकली, पेसिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब कि अगर आप पॉजिटिव सोच रहे हो तो सब अच्छा ही होगा, ठीक है। तो उसमें आपका जो कैश इनफ्लो आएगा हर साल CFAT वो आएगा 30,000 पर एनम, 5 साल तक यही रहने वाला है। अगर आप बुरे से बुरा सोच रहे हो, पेसिमिस्टिक, नेगेटिव, तो 15,000 तो फिर भी CFAT आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। और मोस्ट लाइकली मतलब एवरेज, तो बहुत अच्छा भी नहीं, एकदम एक्स्ट्राऑर्डिनरी, बहुत बुरा भी नहीं, बट एवरेज 20,000 तो आ ही जाएगा। वैसे ही प्रोजेक्ट बी में भी तीनों ऑप्शंस दे रखे हैं, ये एनुअल कैश फ्लोज है 5 साल के लिए। अब कट ऑफ रेट दे रखा है 15%, कॉस्ट ऑफ कैपिटल वैसा है। अब डिसीजन कैसे लें, कौन से प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें, कौन से में ना करें, तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों प्रोजेक्ट्स में तीनों पॉइंट्स पे आपको एनपीवी निकालना पड़ेगा। जैसे प्रोजेक्ट ए में अगर आप ऑप्टिमिस्टिक सोचते हो तो आपका एनपीवी कितना आएगा, तो सिंपल कैलकुलेशन है, 30,000 रुपये आपका CFAT है, 5 साल का पीवी फैक्टर निकाल लो 15%। वो पीवी फैक्टर भी बार बार काम आएगा, एक ही बार गिनना है, फैक्टर गिन के ध्यान में रखना, बार बार मल्टीप्लाई करना और कुछ नहीं। प्रेजेंटेशन की बात करें तो बता देता हूँ, देखो प्रोजेक्ट ए है, प्रोजेक्ट बी है, इसमें ऑप्टिमिस्टिक, मोस्ट लाइकली, पेसिमिस्टिक वैसा है। ऑप्टिमिस्टिक वाले में 30,000 रुपये आपका CFAT है, इंटू पीवी फॉर्म मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 15% 5 साल के लिए, और इसमें से इनिशियल कैश आउटफ्लो माइनस करना पड़ेगा। अब ये तो आपने बहुत समझ में कर लिया एनपीवी, तो यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी एनपीवी की। कितना एनपीवी आ रहा है देखो, फैक्टर तो यही रहेगा 15% 5 साल का
3.3522 जो आपका भी आ रहा होगा, 565. ठीक है, 50,565 आया ये सबका एनपीवी आ रहा है। ये 30,000 के कैश फ्लो पे लिया, जहाँ पे आप मानते हो कि सब अच्छा ही होगा और मैक्सिमम कैश फ्लो मिलेगा। अब यही अगर मोस्ट लाइकली वाला भी कैलकुलेट करोगे तो आपका जो कैश फ्लो है वो 20,000 है, ठीक है। तो सेम सम 20,000 पे गिनना पड़ेगा, 20K इंटू पीवी फा और माइनस इनिशियल कैश आउटफ्लो, समझ आ रहा है। तो एनपीवी आएगा कुछ, 17,000. ठीक, 17,043 चलेगा, कोई बात नहीं। समझ आ रहा है। वैसे फिर पेसिमिस्टिक वाले में कैश फ्लो 15,000 हो जाएगा, तो उस हिसाब से गिनना पड़ेगा 15,000 इंटू पीवी फा माइनस 50,000, 288 पता चला, 280, हाँ चलेगा कोई बात नहीं, 280। तो ये 3 एनपीवी आ गए। वैसे ही प्रोजेक्ट बी में भी तो ऐसे ही 3 एनपीवी आएंगे। अब मैं एक बार सिर्फ यहाँ पे एनपीवी लिख देता हूँ, ये सब हटा रहा हूँ, कैलकुलेशन का आपको पता चलेगी। वैसे ही बाकी के 3, ठीक है, ये सारे एनपीवी। ये हाँ 70, ठीक है, 4 रुपए का फर्क है, कोई बात नहीं, इनका वैल्यू मैंने लिख दी, बट ठीक 7040 चलता है, 17,040 रुपीज, ठीक है, तो 2-5 रुपए तो चलता है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं। ये अप्रोक्स अमाउंट आ रहे हैं आपके। अब ये एनपीवी निकाल लिए, अब बात आती है डिसीजन मेकिंग की। 2 प्रोजेक्ट्स है ना, दोनों में अगर आप पॉजिटिव सोचोगे तो ये आउटकम होगा, नेगेटिव सोचोगे तो ये आउटकम होगा, एवरेज दोनों में सेम ही आ रहा है, तो एवरेज से तो कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा है, उसमें तो दोनों बात सेम ही है। लेकिन जो एक्सट्रीम्स है, अच्छे से अच्छा, बुरे से बुरा, उसमें वेरिएशन दिख रहा होगा आपको। अभी आप एक ऐसे इन्वेस्टर हो जो सेफ चलना चाहता है, रिस्क लेना नहीं चाहता है, नुकसान तो अलाउड ही नहीं है। अब क्या करें, कौन सा प्रोजेक्ट बेटर है, क्योंकि बुरे से बुरा भी पॉजिटिव है, अच्छे से अच्छा भी ठीक है, नुकसान तो कुछ नहीं दे रहा, पॉजिटिव ही आ रहा है। लेकिन आप बोले नहीं यार थोड़ा रिस्क ले सकते हैं, उसमें क्या डरना है, थोड़ा नुकसान होगा चलेगा, अब क्या करें। क्योंकि देखो यहाँ पे एवरेज तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन अगर अच्छा हुआ तो इसके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा सरप्लस है, 50 का सीधा 84 है। तो आपको ये दिख रहा है कि मैं रिस्क लेने को रेडी हूँ, इसकी भी तो पॉसिबिलिटी है, तो बोले नहीं ये भी तो है, बोला ठीक है मैं लॉस ले सकता हूँ, आई एम ओके, अगर थोड़ा लॉस हो भी गया तो इट इज ओके, लेकिन प्रॉफिट हुआ तो अच्छा होना चाहिए। फिर इतने कम प्रॉफिट के लिए काम करने का मजा नहीं आएगा, इतना सेफ खेलते रहेंगे तो देखो सेफ चलने में फिर प्रॉफिटेबिलिटी या रिवॉर्ड भी छोटा हो जाएगा। रिस्क लेंगे तो बड़े रिवॉर्ड की पॉसिबिलिटी तो है, अगर लॉस भी हुआ तो भी बड़ा लॉस है, देखो यहाँ तो लॉस है ही नहीं। हाँ बोला मिस्टर एबीसी जो है वो रिस्की इन्वेस्टर है, ठीक है, तो रिस्क लेगा ना, रिस्क लेगा तो फिर ऑब्वियसली नंबर से पता चल रहा है कि यही वाला प्रोजेक्ट सिलेक्ट करेगा, इसमें नहीं जाएगा। और यही बोला होता है रिस्क एवर्स, रिस्क एवर्स का मतलब कि जो रिस्क लेना नहीं चाहता है, तो फिर ए, ठीक है। तो कैसा इन्वेस्टर है उस पर डिपेंड करेगा। और कुछ नहीं बोला तो आपको दोनों कंक्लूजन लिखने पड़ेंगे कि रिस्क टेकिंग एबिलिटी होगी इन्वेस्टर की तो इसमें जाएगा, सेफ प्ले करेगा तो इसमें जाएगा, समझ आए। तो कंक्लूजन मैटर करता है, कंक्लूजन नहीं लिखोगे तो 5 में से ना कोई भी चेकर 1 या 1.5 मार्क्स तो काट ही देगा। यहाँ तक गिनने के बाद आपने कंक्लूजन नहीं लिखा तो अप टू 2 मार्क्स भी जा सकते हैं कि ये क्या किया, उसके बाद तो बताओ करना क्या है। आपने तो आधे रास्ते कैलकुलेशन करके छोड़ दिया और डिसीजन क्या लेना आपको ही समझ में नहीं आया, तो उसमें 1-2 मार्क्स तो चले जाएंगे। तो कंक्लूजन लिखना पड़ेगा, बस ये था इनका सेंसिटिविटी एनालिसिस का सम। अब देखो यहाँ पे कैसा सम है और क्रैकर में कैसा है, डिफरेंस समझ आ रहा है। अब ये करा के भेज दिया और वो वाला आ गया जो भी कर रहे थे, गया पेपर, बोले ऐसा तो कुछ पढ़ाया नहीं था, पता नहीं क्या पूछते हैं, मॉड्यूल में भी नहीं था। पर ऐसा होगा नहीं ना, पास पेपर से आपको ट्रेंड पता चलता है कि सम्स का लेवल क्या है। तो ये लेवल नहीं है सम्स का, एक्चुअली वो वाला लेवल है जो अपन ने अभी की वैसा, ठीक है। तो सेंसिटिविटी यहाँ पे कंप्लीट है, ठीक है। तो ये टॉपिक यहाँ पे बैकअप है। अब जो नए टॉपिक है वो कल कंटिन्यू करेंगे। है अभी भी एक स्टैंडर्ड डेविएशन वाला टॉपिक है, मॉडिफाइड IRR है, 2-3 टॉपिक्स है, एक वो ARR बाकी स्टार्टिंग वाला। तो और मेरे हिसाब से आराम से 2-3 दिन, 3 दिन तो मिनिमम चलेगा टॉपिक।